चैप्टर 27 डीसी का बेटा। मिस्टर सोहम के सिर पर मूल रूप से एक गंजा धब्बा था। अब उसके सिर के बाल लंबे और घने थे। गंजे धब्बे के चारों ओर बाल और भी ज्यादा लंबे हो गए थे। ये बहुत फनी लग रहा था। उनकी नाक से बाल निकल रहे थे। वो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे थे। उसकी पैंट फूली हुई थी। वहां बाल बहुत ज्यादा घने थे। विजय ने जितना सोचा था, मिस्टर सोहम उतने ज्यादा घबराए हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि उन्होंने तो खुद को देखने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किसी मिरर की तरह किया। ये देखो विजय, ये बढ़ रहे हैं। तुम किस बात से खुश हो? क्या तुम सोच रहे थे कि विजय की औषधि काम नहीं करेगी? चलो छोड़ो, अब इन्हें कटवाने चलते हैं। हमें अभी भी विला देखने जाना है, प्रभास ने कहा। मिस्टर सोहम अपनी कार से बाहर निकले। फिर वो एक साथ इकट्ठा हुए और बार्बर शॉप की ओर चले गए। सड़क पर चलते समय मिस्टर सोहम का फनी रूप सबका ध्यान खींच रहा था। उन्हें देखकर कई लोगों के चेहरे अजीब लग रहे थे और कुछ तो हंस भी रहे थे। बार्बर शॉप में हर कोई उन लोगों के ग्रुप को अंदर आते देख हैरान रह गया। उन्होंने मिस्टर सोहम को सिर से पैर तक देखा और उनकी आंखें उनकी उभरी हुई पैंट पर टिकी रहीं। धिक्कार है, उस चीज के आकार को देखो, एक अधेड़ उम्र की महिला आश्चर्य से बोली। उसकी आंखें उभरी हुई और गोल थीं। मिस्टर सोहम का चेहरा तुरंत लाल हो गया। इसमें देखने की क्या बात है? यह मेरे भाई की एक जन्मजात स्थिति है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर पर बाल उगते हैं। यह सब काटने में कोई उसकी मदद करो। प्रभास ने आगे बढ़कर काउंटर पर 500 रुपए का एक नोट फेंका। कुछ कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार सभी फालतू बाल कटवा लिए। जहां तक उनकी पैंट के बालों की बात थी, मिस्टर सोहम ने उन्हें वॉशरूम में खुद ही काट लिया था। इसके बाद सभी वहां से चले गए। विजय अपनी श्री व्हीलर बाइक पर सवार हुए, जबकि लग्जरी कारों का एक ग्रुप उसके पीछे पीछे। यह एक बहुत ही अजीब शांत सदृश्य था, जिसने बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पहुंचे। सभी रॉयल विला इसी एरिया में बने हुए थे। प्रभास को केवल मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना चेहरा दिखाना पड़ा ताकि उन्हें तुरंत ब्लूबेल फुटहिल गार्डन में जाने दिया जा सके। इस एरिया से पहाड़ों और झीलों का एक मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। विजय को इस जगह से लगभग प्यार सा हो गया। वहां मौजूद हर एक विला के अलग अलग डिजाइन थे और उनको उन्हीं के स्टाइल में डेकोरेट किया गया था। सभी को देखने के बाद विजय ने एक मॉडर्न स्टाइल विला को चुना। इसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और गार्डन था। विजय के विला पसंद करने के बाद प्रभास ने डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज उसके साथ मिलकर खत्म कर दी। उसके हालिया विला खरीदने को सेलिब्रेट करने के लिए प्रभास और बाकी लोगों ने शाम को बाद में 5 स्टार उन लोगों से अलग होने के बाद विजय डिलीवरी स्टोर में लौट आया। विजय ने कुछ दिन पहले आनंद जी को अपने जॉब छोड़ने के बारे में बताया था। उसकी जगह लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया था, इसलिए वो अभी भी जॉब पर आ रहा था। आनंद जी दुकान से बाहर आए। विजय कोई जॉब की तलाश में आया था। वो पहले एक डिलीवरी बॉय हुआ करता था, इसलिए वो अच्छे से काम भी करेगा। वो तुम्हारी जगह के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। मैंने उसे कल काम पर आने के लिए कहा है। विजय यह खबर सुनकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वो जाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था और आनंद जी भी उसके साथ काफी अच्छे थे। उन्होंने उसकी सबसे कठिन समय के दौरान मदद की थी। अंकल मैं यो थोड़ा दुखी था। भैया तुम उदास क्यों हो बच्चे? ये अच्छी बात है कि तुम्हें कोई अच्छा काम मिल गया है। कम से कम तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। यह पैकेज देने से कहीं बेहतर है। आनंद जी मुस्कुराए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अगर तुम काम से फ्री रहो तो तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छी ड्रिंक लाना मत भूलना। विजय बहुत इमोशनल फील कर रहा था। वो रोना चाहता था। उसने अपने आंसू रोकते हुए सिर हिलाया। और यह तुम्हारा पैकेज का लास्ट बैच होगा। जाओ उन्हें पहुंचा दो। आनंद जी ने बगल में पैकेजों के ढेर की ओर इशारा किया। हाँ, विजय ने जवाब दिया। इसके बाद वो अपनी श्री व्हीलर बाइक पर सवार हुए डीएलएफ लेजर पार्क की ओर निकल गया। विजय ने पिछले कई महीनों से बार बार यह काम किया था। यह उतना ही मामूली था जितना हो सकता था, लेकिन आज उसे अपने दिल में एक भारीपन महसूस हो रहा था। लास्ट पैकेज देने के बाद विजय ने अपनी श्री व्हीलर बाइक स्टार्ट की और बिना किसी उद्देश्य के सड़कों पर बाइक चलाने लगा। इस जॉब के बिना वो अपने भीतर खालीपन महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि अब उसे किसी न किसी तरह इसकी आदत डालनी पड़ेगी। शाम को वो 5 स्टार एमरल्ड होटल पहुंच गया। वहां सभी ने खुशी खुशी बातचीत करते हुए डिनर किया। डिनर करते टाइम मिस्टर सोहम को एक फोन आया और वो अलग हो गए। जब वो वापस लौटे तो उसके बाद से ही उनका चेहरा उदास दिखने लगा था। क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो? क्या कुछ बुरा हुआ है? सब उसी की ओर देख रहे थे। मिस्टर सोहम थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, यह डीसी डिप्टी कमिश्नर मिथिलेश की कॉल थी। उनके बेटे का कुछ देर पहले एक्सीडेंट हो गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में थे। चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं क्या? प्रभास और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। कौन है डीसी? डीसी मिथिलेश, विजय उलझन में था। डीसी मिथिलेश जो हमेशा टीवी पर दिखाई देता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के टॉप ऑफिशियल में से एक है। मैं उनके बेटे से कई बार मिल चुका हूँ। वह एक अच्छा बच्चा है। इसके अलावा सोहमा डीसी मिथिलेश के दूर के रिश्तेदार हैं, प्रभास ने समझाया। विजय ने समझते हुए सिर हिलाया। सोहम, कैसा एक्सीडेंट हुआ है? मिस्टर मोहन ने पूछा। मुझे लगता है कि यह एक कार एक्सीडेंट था। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। डॉक्टरों का कहना है कि शायद ही वो बच पाए, मिस्टर सोहम ने दुखी मन से कहा। प्रभास और बाकी लोग चुप थे।
आई होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यह कहते हुए उनकी आंखों में इमोशनल होते हुए आंसू झलकने लगा। उसने कॉल उठाई और थोड़ा उन लोगों से हटकर बात करने लगा। जब वो बात करके लौटे तो उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा उदास दिख रहा था। वो उसकी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वो अभी भी कोमा में है। उनका कहना है कि शायद ही वो कोमा से बाहर आए। मिस्टर सोहम ने कहा। सबने आह भर दी। हे विजय, क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? मिस्टर मोहन ने पूछा। राइट, क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है विजय? मिस्टर सोहम ने विजय को उम्मीद भरी नजरों से देखा। उनकी नजरों में विजय की मेडिकल स्किल्स अद्भुत थी। शायद वो कुछ कर सकता था। हम विजय हिचकिचाया। उसने कुछ देर गहराई से सोचा, फिर ध्यान से कहा, एक तरीका है, लेकिन मैंने पहले कभी उसे ट्राई नहीं किया। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सक्सेस रेट कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि अभी भी उम्मीद है। मिस्टर सोहम की आंखें चमक उठी। विजय ने अपना सिर नीचा किया। एक मौका है, लेकिन मरीज एक हाई रैंक ऑफिशियल का बेटा है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? मुझे बेफालतू मुसीबत में पड़ने से डर लगता है। दैट्स ट्रू। मिस्टर सोहम ने सांस ली। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हम हॉस्पिटल चलकर देखते हैं। उसकी कंडीशन देखने के बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे। विजय कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर मान गया। उन लोगों का ग्रुप होटल से बाहर निकला और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल जाने के लिए एक कैब को बुक किया। उन्होंने अपनी कार्स होटल पार्किंग में ही छोड़ दी थी। फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल। दो टैक्सी सड़क पर तेजी से आते हुए हॉस्पिटल के मेन गेट पर आकर रुकी। विजय और बाकी लोग टैक्सी से उतरकर हॉस्पिटल में अंदर चले गए। जब वो आईसीयू वार्ड के पास पहुंचे तो उन्होंने वार्ड के बाहर भीड़ इकट्ठा देखी। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मिस्टर सोहम रास्ता दिखाते हुए वार्ड की ओर बढ़ने लगा। उसे देखते हैं किसी की आवाज आई। तुम यहाँ हो, तेज ही पुकारते थे। क्या सिचुएशन है भाई? मिस्टर सोहम ने हड़बड़ी में पूछा। और कैसी हो सकती है? उस लड़के ने थोड़ी देर पहले ही सांस ली। वो आदमी काफी दर्द में नजर आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये शॉर्ट टर्म कोमा है तो उसके खड़े होने के चांस है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म कोमा है तो कोई उम्मीद नहीं है। आह, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? रौनक एक अच्छा बच्चा है, उसे इस तरह की सजा क्यों मिलेगी? मिस्टर सोहम ने शोक व्यक्त किया। आईसीयू आईसीयू एरा है। वार्ड का दरवाजा खुला और कुछ लोग बाहर आए। उनमें सबसे आगे व्हाइट कोट में एक डॉक्टर था। उसने चश्मे पहने थे और अपने 40 के दशक में दिख रहा था। उसके ठीक पीछे पति और पत्नी का एक कपल था। चौकोर और शरीर चुस्त था। उनकी नजरों में अधिकार का ऑरा था। फिलहाल उनका हाव भाव कठोर था और वो कमजोर लग रहे थे। उसके बगल में उसकी पत्नी थी। उसकी आंखें रोने से सूज गई थीं और उसे चुपचाप रोते हुए सुना जा सकता था। क्या कोई और रास्ता नहीं है, सीनियर डॉक्टर ओम प्रकाश? उस आदमी ने रोते हुए पूछा। बोलते बोलते उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीनियर डॉक्टर ओम प्रकाश ने चलना बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, डीसी मिथिलेश, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे क्या कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो केवल एक छोटी सी संभावना है आने, और पूरी तरह से ठीक होने की संभावना 10% से भी कम होती है। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ठीक होने की संभावना अभी भी 10% से है। आज से हम उसे कोमा से बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीकों की कोशिश करेंगे। सर प्लीज आप शांत रहें, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर डीसी मिथिलेश का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उनका शरीर लड़खड़ा रहा था और उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाएंगे। उसके बगल में खड़ी उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विजय से कोने में खड़े रहकर यह देखा नहीं जा रहा था। 10% से भी कम, उसने खुद से कहा। इसकी संभावना काफी कम थी। अगर वो अपनी मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल भी करता है तो भी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं थी। उसने पहले कभी अपनी स्किल्स को आजमाया नहीं था और इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वो सफल होगा। कोमा का कारण मस्तिष्क में था। उसके पास एक तकनीक थी जो एक्यूपंक्चर के साथ मस्तिष्क में मेरिडियन बिंदुओं को सक्रिय करती थी। डिवाइन बुक में मस्तिष्क से रिलेटेड एक अध्याय था जिसमें 9 सुइयों नामक एक्यूपंक्चर तकनीकों का एक इलाज था। विजय ने उस तकनीक का अच्छे से अध्ययन किया था, हालांकि उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। किया विजय इस तकनीक से कर पाएगा डिप्टी कमिश्नर के बेटे रौनक का इलाज। आखिर क्या होगा विजय की इस रोमांच से भरी कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 28 देसी हाकिम। डीसी मिथिलेशा, आप चिंता मत करो। रौनक को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, वो जरूर जागेगा। वार्ड के बाहर मौजूद लोगों ने उनको सांत्वना दी। तुम कितने कॉन्फिडेंट हो विजय? मिस्टर सोहम ने मुड़कर विजय से पूछा। मैं नहीं बता सकता, मुझे पहले मरीज को देखना होगा, विजय ने सोचने के बाद जवाब दिया। फिर मुझे पूछने दो। मिस्टर सोहम बात करते हुए वार्ड रूम की ओर बढ़ा। सिस कल्पना। मिस्टर सोहम ने डीसी मिथिलेश के बगल में खड़ी औरत को आवाज दी। कल्पना ने रोना बंद कर दिया था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा सूज गई थीं। उसने अपना सिर उठाया और रुआंसी आवाज में कहा, ओह तुम हो तेजा।
सिस कल्पना, मैं किसी को यहाँ लाया हूँ। वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है। शायद वो रौनक की फिर से ठीक होने में मदद कर सकता है, मिस्टर सोहम ने कहा। कल्पना हैरान रह गई। उसकी आंखों में संदेह का भाव था। मेडिकल एक्सपर्ट? हाँ, वो एक देसी हकीम है। आप उसे कोशिश करने देना चाहोगी? कल्पना हिचकिचाने लगी। उसका पहला रिएक्शन उस देसी हकीम के बारे में संदेह करना था। यहाँ तक कि सीनियर डॉक्टर भी पहले ही कह चुके थे कि वो कुछ नहीं कर सकते। भला एक देसी हकीम क्या कर सकता था? हालांकि वो इस कठिन समय में उम्मीद छोड़ने वाली नहीं थी। वो कहाँ है तेज? कल्पना ने उत्तेजित होते हुए पूछा। वहां। मिस्टर सोहम ने एक उंगली उठाई और थोड़ी दूर खड़े विजय की ओर इशारा किया। कल्पना विजय को देखकर दंग रह गई। तेज, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वो बस एक बार उसकी उम्र तो देखो, वो बस एक बच्चा है। उनके आसपास खड़े कुछ अन्य लोग निराश थे। यह मजाक करने का समय नहीं है। तेजा, क्या वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है? सिस कल्पना, मेरी बात तो सुनो। मैंने माना कि वो अभी बहुत यंग है, हाँ, लेकिन वो एक अद्भुत लड़का है। उसकी स्किल्स चमत्कारी हैं। आप चाहें तो प्रभास, मोहन और बाकी लोगों से पूछ सकती हो। ये उसके बारे में आपको सब कुछ बता देंगे, मिस्टर सोहम ने कहा। कल्पना हिचकिचाने लगी। इसी समय डीसी मिथिलेश भी आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। तेज ने कहा कि वो किसी को यहाँ लाया है। वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है और उसका कहना है वो एक देसी हकीम है। मैं उसे अपने बेटे को देखने देने के बारे में लांच रही थी। आपको क्या लगता है? कल्पना ने जवाब दिया। डीसी मिथिलेश का व्यवहार बदल गया। बेतुकी बातें करो। तुम एक देसी हकीम पर कैसे भरोसा कर सकते हो तेज? तुम अब मजाक भी करने लगे हो? उन्होंने ठहाका मारा। मिस्टर सोहम ने जोर से सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डीसी मिथिलेश का यह रिएक्शन होगा। आप तेज को ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो केवल मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस समय आप और क्या करना चाहते हैं? कल्पना को गुस्सा आ गया। यहाँ तक कि सीनियर डॉक्टर ओम ने भी कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि एक देसी हकीम बिना किसी लालच के कोई काम करता होगा? वो बस एक ठग होना चाहिए, डीसी मिथिलेश ने कहा। वार्ड के बाहर खड़े सभी ने सहमति में सिर हिलाया। डीसी मिथिलेश की बात सही है। वो एक ठग होना चाहिए। इस दुनिया में अभी तक कोमा का कोई इलाज नहीं है। वो डीसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उसके पास इतना साहस कहां से आया? वो सभी विजय को बिना जाने उसके बारे में अपमानजनक बातें करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि देसी हकीम कौन था और इसलिए वो केवल इधर उधर देखते हुए यह सब बातें कर रहे थे। विजय उनके रवैये पर नाराज हो गया। तो फिर कोई बात नहीं बिग ब्रो तेज, चलो चलते हैं। रौनक जीवित रहता है या मर जाता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, विजय ने ठंडे स्वर में कहा। जब वो बात कर रहे थे तो सभी उनकी ओर देख रहे थे। क्या? तो क्या वो देसी हकीम है? क्या मजाक है? वो कितना जवान लग रहा है। वो सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह दिखता है। हर कोई अपनी टिप्पणियों के साथ बोला। डीसी मिथिलेश की भौहें लगभग ऊपर की ओर चढ़ गई। उन्होंने मिस्टर सोहम को जोरदार आवाज में फटकार लगाई। तेज, क्या यही है देसी हकीम? क्या तुमने अपना दिमाग कहीं बेच खाया है? इस तरह की मूर्खता कौन करता है? मिस्टर सोहम ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। मिस्टर प्रभास इस बात पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। मिथिलेश जी, मुझे डर है कि आप बहुत उतावले हो रहे हो। सोहम यहाँ केवल मदद करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सबने खबर सुनी, बिना कुछ सोचे हम लोग यहाँ पहुंच गए। जहां तक इस लड़के का सवाल है, हम सभी उसकी स्किल्स का सबूत दे सकते हैं। मिस्टर मोहन, मिस्टर शंकर और बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है मिथिलेश जी, आपको अभी देखना है कि यह लड़का क्या कर सकता है। मुझे यकीन है कि एक बार जब आप विजय की स्किल्स देखेंगे तो आप भी उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकेंगे। डीसी मिथिलेश की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उनका चेहरा अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध बना रहा। वो जानते थे कि ये लोग शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से थे। भला वो इस लड़के की मदद क्यों करने लगे? हम, उसकी उम्र तो देखो, भला उसके पास कैसी स्किल्स होंगी। तुम सब अब बाहर निकलो। डीसी मिथिलेश ने अपनी स्लीव्स को मोड़ा और ठंडे स्वर में कहा। चलो बिग ब्रो तेजा, विजय ने अपने शब्दों को छोटा नहीं करते हुए कहा। रुको, कल्पना चिल्लाई। तेज, उससे मेरे बेटे को देखने दो। तुम क्या कर रही हो? डीसी मिथिलेश गुस्से में था। मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार उसके देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर उसके पास कोई इलाज हो तो क्या होगा? क्या तुम नहीं जानती कि ये सभी लोग धोखेबाज हैं? अगर खबर निकली तो मैं शहर में चर्चा का विषय बन जाऊंगा। मिथिलेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है, आपकी रेपुटेशन या हमारे बेटे की जिंदगी? कल्पना ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वो बहुत ज्यादा भावुक थी। तुम? मिथिलेश को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। कल्पना ने अपने आंसू पोंछे। वो विजय की ओर बढ़ी और पूछा, मैं तुम्हें किस तरह से बुला सकती हूँ? मेरा नाम विजय है। आप भी सभी की तरह मुझे विजय कहकर बुला सकती हैं। ओके विजय, क्या तुम हमारे रौनक को बचा सकते हो? मुझे पहले उसे देखना होगा। उसके लक्षणों को जानने के बाद ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। प्लीज जल्दी करो। कल्पना ने विजय को वार्ड रूम की ओर चलने के लिए कहा। मिथिलेश जी भी पीछे पीछे रूम में आ गए। विजय की ओर देखते हुए उनका चेहरा सख्त हो रखा था। विजय ने वार्ड रूम में नजर घुमाई। उसने एक यंग लड़के को हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए देखा। वो लगभग 20 साल का होगा और उसका चेहरा बहुत सुंदर था। विजय ने एक नजर अच्छे से उसके शरीर को देखा,
फिर उसने उसकी नब्ज की जांच करने के लिए कलाई को पकड़ा। अंत में उसने रौनक के माथे को छुआ और उसके शरीर में बह रही ऊर्जा को महसूस किया। इस तरह वो समझ सकता था कि रौनक के मस्तिष्क में क्या हो रहा था। कैसा है रौनक? कल्पना ने उत्सुकता से पूछा। वो आशंकित लग रही थी, लेकिन साथ ही आशान्वित भी। लगभग 3 मिनट बाद विजय ने अपना हाथ वापस ले लिया। वो वहां खड़ा रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। मैं इसे ठीक कर सकता हूं, लेकिन सक्सेस रेट केवल 60 या 70% है, विजय ने अंत में कहा। 60 या 70%? कल्पना बहुत खुश लग रही थी। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? रौनक अभी तक नहीं जागा है, लेकिन कम से कम वो अभी भी जीवित है और हमेशा एक मौका रहेगा कि वो जाग जाए। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, मिथिलेश जी ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, कल्पना हिचकिचाने लगी। यह उनके लिए एक कठिन चुनाव था। विजय ने मिथिलेश जी की ओर भावहीन रूप से देखा। चिंता मत करो, अगर मैं इसे ठीक करने में विफल होता हूं तो भी आपके बेटे के जीवन को कोई खतरे नहीं होगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। और तुम्हारी गारंटी का क्या मूल्य है? मिथिलेश जी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम उसे कैसे ठीक करोगे विजय? क्या यह खतरनाक है? कल्पना ने पूछा। एक्यूपंक्चर तकनीक? बेशक, चिंता मत करो, यह पूरी तरह से सुरक्षित है, विजय ने जवाब दिया। एक्यूपंक्चर? कल्पना ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक्यूपंक्चर के चमत्कारों के बारे में पहले भी सुना था। उसे कोशिश करने दो, है ना? उसने मुड़कर मिथिलेश जी से पूछा। मिथिलेश जी ने कुछ नहीं कहा। वो वहां उदास चेहरे के साथ खड़ा था। उन्होंने विजय को देखा, फिर हॉस्पिटल बेड पर लेटे अपने बेटे को देखा। उसने मुट्ठी कसकर जकड़ ली थी और उसका शरीर कांप रहा था। अपने दिल में वो इस दुविधा से जूझ रहे थे। एक तरफ वो इस तथाकथित हकीम पर विश्वास नहीं करते थे, दूसरी ओर वो इलाज के लिए बेताब था। वो उस 10% संभावना के बारे में भी आशावादी नहीं थे जो सीनियर डॉक्टर ओम ने उनसे वादा किया था। आईसीयू वार्ड में मौजूद सभी लोग उसे देख रहे थे। 4-5 मिनट बाद उसने सिर हिलाया और दर्द भरी आवाज में कहा, उसे कोशिश करने दो। ओह मिथिलेश जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह एक हॉस्पिटल है, आप उन्हें वो सब करने कैसे दे सकते हैं जो वो चाहते हैं? एक नर्स ने कहा। अगर कुछ होता है तो मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मिथिलेश जी ने धीमी आवाज में कहा। यह ओह, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं सीनियर डॉक्टर ओम को बुलाती हूँ। नर्स दरवाजे से बाहर निकली। अब जब डीसी सर सहमत हो गए हैं तो मैं इलाज चालू करता हूँ। सबसे पहले मुझे सुइयों का एक सेट चाहिए। सुनहरे रंग की सुइयां सबसे अच्छी होंगी, विजय ने कहा। यह आसान है, मैं एक पुराने देसी हकीम को जानता हूँ जिसके पास एक सेट है, मैं उनसे मंगवा देता हूँ। प्रभास ने तुरंत अपना फोन निकाला। वो फोन करने के लिए बाहर निकला, फिर जल्दी से वापस आ गया। ये हो गया, उसे 20 मिनट से भी कम समय लगेगा यहाँ आने में, विजय ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वार्ड के बाहर से भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। फिर सीनियर डॉक्टर ओम ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया, जैसे कि वो आग में जल रहा हो। आप क्या कर रहे हैं मिथिलेश जी? यह एक हॉस्पिटल है, आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते जो आपको पसंद हो। रौनक के लिए अभी भी उम्मीद है, अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? डॉक्टर ओम ने गुस्से में पूछा। उसने मुड़कर विजय की ओर देखा। तो यह वो देसी हकीम है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? क्या आप पागल हो गए हैं? मिथिलेश जी अडिग थे। अब चुप रहो डॉक्टर ओमा, जो कुछ भी होगा मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। यह डीसी आपा। सीनियर डॉक्टर ओम के माथे पर पसीना जमा हो गया। उसने फिर से विजय की ओर देखा। यह हास्यास्पद था। इस बच्चे की उम्र कितनी हो सकती है? वो ज्यादा से ज्यादा 18 साल का लग रहा था। वो मेडिकल स्किल्स में एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? डीसी मिथिलेश के दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो इस लड़के पर भरोसा करेगा? भले ही वो वास्तव में एक्सपर्ट था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो कोमा के मरीज को पुनर्जीवित कर सके। जिन सबसे अच्छे देसी हकीम को वो जानता था, वो भी इस बात का घमंड नहीं करते कि उनके पास ऐसी स्किल्स थीं जो कोमा के मरीज को ठीक कर सकें। उनके सामने यह छोटा बच्चा कौन था? यह सोचते हुए डॉक्टर ओम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या सच में इस दुनिया में कोमा का कोई इलाज नहीं था? अगर ऐसा है तो फिर कैसे कर पाएगा विजय उसका इलाज? क्या विजय कोई चमत्कार कर पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर। आई रहा ना।